नमस्कार। आज हम भारत में दिल के दौरे से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर स्थिति पर बात करने वाले हैं। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब स्टेमी, जिसे आम भाषा में कहें तो एक सीरियस हार्ट अटैक। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हाल की एनसीआरबी रिपोर्ट है 2022 की। वो बताती है कि हार्ट अटैक से मौतों में करीब 12.5% का उछाल आया है। 12.5%, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, और पुराने सरकारी आंकड़े देखें 2016 के, तो वो कहते हैं कि भारत में लगभग 28% मौतें दिल की बीमारियों से होती हैं। तो ये आंकड़े वाकई चिंता तो बढ़ाते हैं। बिल्कुल बढ़ाते हैं। आज की इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे कि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी सीएसआई की गाइडलाइंस और जो नई रिसर्च आई हैं, जैसे जीआईसीसी स्टडी और विश्व हृदय वेधशाला का डेटा, हाँ, और सरकारी रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, इन सब के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझें। हमारा मकसद यही है कि भारत में स्टेमी कितना फैला हुआ है, असली चुनौतियां क्या हैं और इलाज के क्या तरीके हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की जो स्थिति है वो पश्चिमी देशों से काफी अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मतलब एसीएस के मामले आते हैं, जो अचानक दिल की गंभीर समस्या होती है, उनमें स्टेमाई का हिस्सा बहुत बड़ा है, करीब 40 से 60%। 40 से 60? जबकि विकसित देशों में वहाँ ये कम होता है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात क्या है, ये हमारे युवाओं को निशाना बना रहा है। युवाओं को? हाँ, पश्चिम में जहाँ शायद 2 से 5% युवा ही प्रभावित होते हैं, भारत में ये आंकड़ा 11 से 16% है। 11 से 16%? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अपने सबसे प्रोडक्टिव सालों में वो इस गंभीर बीमारी का शिकार हो रही है, और वो भी पश्चिम के लोगों से करीब 5-10 साल पहले। ओह, ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। तो इन सब स्रोतों को देखते हुए सबसे बड़ी रुकावट या चुनौती क्या दिखती है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी और शायद सबसे जानलेवा चुनौती है मरीज का अस्पताल पहुंचने में लगने वाला वक्त, जिसे हम प्री हॉस्पिटल डिले कहते हैं। प्री हॉस्पिटल डिले मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले की देरी? हाँ, आप सोचिए, सीएसआई की अलग अलग स्टडीज हैं, केरला एसीएस रजिस्ट्री, क्रिएट, हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्री, वो बताती हैं कि लक्षण शुरू होने से अस्पताल पहुंचने तक का जो औसत समय है वो 4.5 घंटे से लेकर 13 घंटे तक का है। 13 घंटे? हाँ, और जो हाल की जीआईसीसी स्टडी है 2024 की, उसमें भी ये मीडियन टाइम करीब 3.5 घंटे निकला, और सिर्फ 19.3% लोग ही लक्षण शुरू होने के 2 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच पाए। सिर्फ 19%? 2 घंटे के अंदर? ऐसा क्यों है, इतनी देरी क्यों? वजहें कहीं हैं। सबसे आम तो ये है कि लोग लक्षणों को ही नहीं पहचान पाते। जीआईसीसी स्टडी में 52% मरीजों ने यही कहा। अच्छा? सीने में दर्द को गैस समझ लिया शायद। हाँ बिल्कुल, या फिर थकान समझ लिया। फिर घर से अस्पताल की दूरी भी एक मसला है, खासकर अगर रात में तकलीफ हो जाए, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत। जीआईसी स्टडी में सिर्फ 14% लोगों ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था। सिर्फ 14%? हाँ, बाकी लोग अपनी गाड़ी, ऑटो या किसी और साधन से पहुंचे, और फिर एक अस्पताल से दूसरे में रेफर करने में भी वक्त जाता है। ये सारी देरी ये सीधे सीधे मरीज के बचने की उम्मीद को कम करती है। हर मिनट कीमती है। 4.5 से 13 घंटे का औसत समय, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, खैर मान लीजिए कोई मरीज इन सब मुश्किलों को पार करके अस्पताल पहुंच भी गया, तो वहां पर जांच और इलाज के क्या तरीके अपनाए जाते हैं? हाँ, तो जैसे ही मरीज पहुंचता है, सबसे पहले और सबसे जरूरी जांच है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी? हाँ, इससे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है। कभी कभी ईसीजी रिपोर्ट थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जैसे एक कंडीशन होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, LBB। ये क्या होता है? ये दिल की जो बिजली सप्लाई की प्रणाली है, उसमें एक तरह की रुकावट होती है। तो ऐसी स्थिति में ईसीजी को समझने के लिए कुछ खास तरीके, जैसे गार्बोसा क्राइटेरिया, वो मदद करते हैं। अच्छा। इसके साथ ही ट्रोपोनिन टेस्ट भी बहुत अहम है। ये एक प्रोटीन है जो दिल की मांसपेशी को नुकसान पहुंचने पर खून में आ जाता है। इसका लेवल बढ़ना हार्ट अटैक का संकेत देता है। ओके, तो ईसीजी और ट्रोपोनिन से पता चल गया कि हाँ स्टेमी है। अब इलाज का जो मुख्य लक्ष्य है वो है जल्द से जल्द बंद पड़ी धमनी को खोलना। इसे रीपरफ्यूजन कहते हैं। रीपरफ्यूजन? हाँ, इसके लिए मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला है थ्रोम्बोलाइसिस, मतलब दवा देकर खून के थक्के को घोलना। दवा से? हाँ,
भारत में स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसी दवाएं काफ़ी आम है। टेनेक्टोप्लासी भी इस्तेमाल होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आसानी से उपलब्ध है, कई छोटे अस्पतालों में भी मिल जाती है। लेकिन कोई नुकसान भी है? हाँ, ये उतनी असरदार नहीं है जितनी एंजियोप्लास्टी, और इसमें ब्लीडिंग मतलब खून बहने का खतरा भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो ये हुआ पहला तरीका, थ्रोम्बोलाइसिस। और दूसरा और जिसे सबसे बेहतर माना जाता है वो है प्राइमरी पीसीआई, मतलब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। आम भाषा में कहें तो तुरंत एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डालना। एंजियोप्लास्टी, ये नाम सुना है। हाँ, ये सीधे बंद धमनी को खोल देता है, लेकिन ये तभी सबसे ज्यादा फायदेमंद है जब मरीज के अस्पताल पहुंचने के मतलब फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट एफएमसी के 120 मिनट के अंदर एक अनुभवी टीम इसे कर दे। 120 मिनट, 2 घंटे के अंदर? बिल्कुल। और यहीं पर भारत जैसे बड़े देश में चुनौती आती है। हर जगह, हर अस्पताल में यह सुविधा, और वो भी 24x7 अनुभवी टीम के साथ समय पर मिलना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। छोटे शहरों में, दूर दराज के इलाकों में तो मुश्किल होगा। बिल्कुल। और इसीलिए एक तीसरा रास्ता, जिसे फार्माको इन्वेसिव स्ट्रैटेजी या पीआई स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो भारत के लिए बहुत व्यावहारिक माना जाता है। फार्माको इन्वेसिव, ये क्या है? इसमें ऐसा करते हैं कि मरीज को जैसे ही पता चलता है स्टेमी है, उसे तुरंत पहले थ्रोम्बोलाइसिस वाली दवा दे देते हैं और फिर उसे 3 से 24 घंटे के अंदर ऐसे सेंटर में भेजते हैं जहां पीसीआई की सुविधा उपलब्ध हो। अच्छा, तो पहले दवा फिर पीसीआई? हाँ, स्ट्रीम ट्रायल जैसी बड़ी स्टडीज हुई हैं। उन्होंने दिखाया है कि अगर पीसीआई मिलने में देरी होने की आशंका है तो ये पीआई स्ट्रैटेजी भी लगभग उतनी ही असरदार हो सकती है जितनी की सीधी प्राइमरी पीसीआई। हाँ, ये तो वाकई भारत के हालात के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। छोटे अस्पताल पहले दवा दे सकते हैं और फिर बड़े सेंटर भेज सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसा है। समय भी बचता है और बेहतरीन इलाज भी मिल जाता है। लेकिन क्या ये इलाज, चाहे थ्रोम्बोलाइसिस हो, पीसीआई हो या ये पीआई स्ट्रैटेजी हो, ये असल में लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? जमीनी हकीकत क्या है? दुर्भाग्य से यहीं पर एक और बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। जो केरला एसीएस रजिस्ट्री के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में रीपरफ्यूजन इलाज मतलब धमनी खोलने वाला इलाज, इसका इस्तेमाल काफी कम है, सिर्फ 41% मरीजों में। सिर्फ 41%? मतलब आधे से भी कम मरीजों को ही धमनी खोलने वाला इलाज मिल पा रहा है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ धमनी खोल देना ही काफी नहीं है, उसके बाद जो जरूरी दवाएं देनी होती हैं जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल जो खून पतला रखती हैं, स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो दिल पर दबाव कम करती हैं, इन दवाओं का सही डोज में और लगातार इस्तेमाल भी वो भी सिर्फ 40-46% मरीजों में ही हो पा रहा है। ओह, मतलब इलाज मिलने के बाद भी पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है कई लोगों को। बिल्कुल, ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी का इस्तेमाल कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलाज उपलब्ध होने पर भी शायद सब तक पहुंच नहीं रहा है या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्या इसमें लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी कोई रोल है या सरकारी कोशिशें कुछ कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल रोल है। क्रिएट रजिस्ट्री के नतीजों ने ये साफ दिखाया था। उन्होंने पाया कि जो मरीज गरीब तबके से आते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी या पीसीआई जैसी प्रक्रियाएं मिलने की संभावना कम होती है। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि जरूरी दवाएं मिलने में भी उन्हें दिक्कत आती है। नतीजा क्या होता है? ऐसे मरीजों में 30 दिन के अंदर मौत का खतरा ज्यादा होता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इलाज तक पहुंच में एक बहुत बड़ी खाई है जो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। ये तो बहुत चिंता की बात है। मतलब पैसे की कमी सीधे सीधे जान पर भारी पड़ रही है। हाँ, ये असमानता एक कड़वी सच्चाई है। जहां तक सरकारी कोशिशों की बात है तो हाँ, सरकार का NPCDCS कार्यक्रम है, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। NPCDCS? हाँ, इसके तहत जिलों में NCD क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, कार्डियक केयर यूनिट भी स्थापित की जा रही हैं। इनका लक्ष्य यही है कि रोकथाम, जांच और मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। तो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, उठाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा CSI भी बार बार जोर देता है, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, लोगों में जागरूकता। दिल के दौरे के लक्षण क्या हैं, उन्हें जल्दी कैसे पहचानें,
कब मदद मांगें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सही कहा, जागरूकता की कमी तो एक बड़ा कारण थी देरी का, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी EMS को मजबूत करना। एम्बुलेंस का नेटवर्क बेहतर हो, वो जल्दी पहुंचे, उनमें ज़रूरी सुविधाएं हों, स्टाफ प्रशिक्षित हों, ये बहुत क्रिटिकल है। हाँ, वो GIC स्टडी में सिर्फ 14% एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ था। ये आंकड़ा तो यही बताता है कि EMS को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। निश्चित रूप से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो भारत में STEMI एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। ये बढ़ रही है और खतरनाक रूप से युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। अस्पताल पहुंचने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, इलाज मिलने में अमीरी गरीबी का फर्क दिख रहा है, और शायद लक्षणों की जानकारी और सही इलाज के इस्तेमाल में भी कमी है। यही मुख्य बाधाएं लग रही हैं। रीपरफ्यूजन, चाहे वो PCI से हो या फिर PI स्ट्रैटेजी से, यही जान बचाने की कुंजी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मरीजों और सिस्टम दोनों के सामने इन तक पहुंचने में कई रुकावटें खड़ी हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है, और इन स्रोतों से जो इतनी गहरी असमानताएं और सिस्टम की कमियां सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए एक सवाल मन में आता है। अगर हमें पूरे भारत में STEMI के नतीजों पर, मतलब मरीजों के बचने की दर पर तुरंत और सबसे बड़ा असर डालना हो, तो किस एक बदलाव पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? क्या वो लोगों की अपनी जागरूकता बढ़ाना होगा, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे आजकल स्मार्टफोन ऐप आ गए हैं ECG भेजने के लिए, या फिर सरकारी नीतियों में बड़ा सुधार, जैसे एम्बुलेंस सेवा या रेफरल सिस्टम को एकदम मजबूत करना? ये सवाल शायद हमें आगे की दिशा के बारे में